सो वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आज का जो वीडियो है वो बनाने का मेन मकसद यही है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स का डिमांड किस किस सेक्टर में है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में इस वक्त मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, जॉब है। मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, जो जॉब अवेलेबल है इस वक्त वो कम है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो जॉब है मार्केट में। ज़रूरत है तो सिर्फ प्रॉपर स्किल की। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस किस सेक्टर्स में मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑयल एंड गैस की। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो काफ़ी बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा सेक्टर है और इसमें मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल है। फ्रॉम डिजाइनिंग से लेके साइट तक जो भी काम है, मैकेनिकल इंजीनियर्स उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, जैसे कि जो ऑयल एंड गैस है उसमें पाइपिंग इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्टैटिक इक्विपमेंट, रोटेटिंग इक्विपमेंट, स्ट्रेस इंजीनियर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल के प्रोफाइल के बंदों की वहाँ पे ज़रूरत होती है। तो अब इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑयल एंड गैस में मैकेनिकल इंजीनियर्स की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये हो रहा है कि धीरे धीरे जो ऑयल एंड गैस है उसका डिमांड धीरे धीरे कम हो रहा है, बट अभी वो डिमांड जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। अब क्या होने वाला है, इन फ्यूचर चीज़ें जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगी। ठीक है, बट उसमें टाइम लगेगा। मैं बोल सकता हूँ कि जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2021। ठीक है, तो अराउंड ये ऑयल एंड गैस को ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिर भी एक अंदाजे से मैं बोल सकता हूँ कि 30 से 40 साल पकड़ लो, इतना टाइम तो लग जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें सडनली चेंज नहीं होती है, वो धीरे धीरे होगी। ठीक है, अभी भी ऑयल एंड गैस का बहुत सारा अबंडेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ठीक है, सो एट करंट सिनेरियो द डिमांड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स इज वेरी मच हाई इन दिस सेक्टर। इसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद आता है पावर एंड एनर्जी सेक्टर। आपको पता है कि अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे रिसोर्सेज की भी डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से पावर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, देन उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, देन उसके बाद सोलार एनर्जी बोल दो। ठीक है, देन जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी। तो ऐसे करके बहुत सारे तरीके से जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और सभी जगह पे मैकेनिकल इंजीनियर्स का रोल बहुत ही बड़ा होता है। फ्रॉम डिज़ाइन पॉइंट से लेके साइट का पूरा कमीशनिंग तक, वहाँ पे एवरी स्टेज में मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया पावर एंड एनर्जी सेक्टर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। अब आपको ये चीज़ पता है कि आजकल मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, फ्रॉम फूड से लेके नॉर्मल प्लास्टिक मटेरियल हो गया या कुछ पॉलीमर्स हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं काउंट नहीं कर सकता कि इतनी सारी चीज़ें हैं, और हर एक चीज़ को बनाने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्लांट की ज़रूरत होती है। तो उस प्लांट का फ्रॉम डिज़ाइनिंग से लेके उसका कंप्लीट कमीशनिंग तक, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही बड़ा होता है। आपने देखे होंगे कि जो भी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, रिफाइनरी हो गई या कोई केमिकल प्लांट हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको मैकेनिकल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, पाइपिंग दिखाई देगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की। तो ये फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है मैकेनिकल इंजीनियर्स का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फूड एंड बेवरेजेस की।
अब मुझे आप एक बात बताइए, ये जो फूड इंडस्ट्री है, क्या इसका डिमांड कम हो रहा है या बढ़ रहा है? ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। डे बाय डे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल प्लांट सेटअप की ज़रूरत पड़ रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वहाँ पे कोई मिल्क का प्लांट है या किसी पर्टिकुलर फूड का प्लांट है, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और वहाँ पे आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर प्लांट को सेटअप करना है तो वहाँ पे बहुत सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट होंगे, पाइपिंग सिस्टम होगा, ठीक है। तो एवरी स्टेज मैकेनिकल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल की, तो आप खुद से ही ये चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा। फ्रॉम टू व्हीलर से लेके एरोप्लेन, कितनी भी जो भी आपको ट्रांसपोर्ट मोड की फैसिलिटी दिख रही है, जो भी व्हीकल दिख रही है, कितना बड़ा सेक्टर है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि इन फ्यूचर अभी क्या होगा, ऐसा हमें पता चल रहा है कि धीरे धीरे जो है पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों पे जो व्हीकल चल रही है अभी, उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जाएगा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अलाउ किया जाएगा। मतलब मार्केट में जो है ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ताकि उस पॉल्यूशन को हम लोग कम कर सके। तो अब ऑटोमोबाइल है, अगर कार में जो आउटर बॉडी है उसको डिज़ाइन करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर लगेगा, ठीक है। फिर उसका मान लो सिमुलेशन करना है, उसको उसका एनालिसिस करना है, तो उसके लिए भी मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है, उसके लिए भी मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स का रिक्वायरमेंट तो रहना ही रहना है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कल को उस व्हीकल में से इंजन निकल जाए तो बाकी कंपोनेंट तो होंगे वहाँ पे, मोटर आ जाएगा, ठीक है, अदर कंपोनेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट इस सेक्टर में भी रहेगा। देन हम लोग बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की। अब आपको पता ही है कि हर कंट्री अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे लगी हुई है। इसके लिए वो नए नए R&D कर रही है, नए नए इक्विपमेंट्स बना रही है, ठीक है, नए नए एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर रही है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब क्या है, ये सब एक मशीन कंपोनेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आप आसपास कुछ भी देखेंगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ मशीन दिखाई देगा, ठीक है। और मशीन और मैकेनिकल, इनका बहुत बड़ा रिलेशन है। तो ये बात हो गई डिफेंस सेक्टर की। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। अब बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी आप देखेंगे कि जो सपोज कोई बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है, तो उस मॉल में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग एंड HVAC सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल का जो काम है वो तो इलेक्ट्रिकल टीम देखेगी, बट बाकी जो चीज़ें होती है बिल्डिंग में, बाकी जो सर्विसेज होती है, जैसे हीटिंग और वेंटिलेशन की सर्विसेज, फायर फाइटिंग की सर्विसेज, प्लम्बिंग की सर्विसेज, तो ये जो काम है ये एक मैकेनिकल इंजीनियर देखता है। कहीं कहीं सिविल इंजीनियर भी इसको टैकल करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस मैकेनिकल इंजीनियर जो है इसे हैंडल करता है। सो यहाँ पे भी आपको मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड देखने को मिलेगी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। अब अगर हम लोग एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन अगेन दिस इज मशीन। तो फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेके फाइनल एरोप्लेन बनाने तक डिज़ाइन, सिमुलेशन, प्रोडक्शन, उसके बाद सिस्टम का परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। तो एवरी स्टेज देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये था अबाउट एविएशन इंडस्ट्री। देन आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे माइनिंग। अब माइनिंग किन किन चीज़ों की होती है? बहुत सारी चीज़ों की होती है। कोल की हो गई या लिग्नाइट की हो गई, ओर्स की हो गई, देन अदर मिनरल्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि माइनिंग करने के लिए वहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है और दैट इज़ हैंडल बाय मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। आपको पता ही है, जैसे कि अगर मैं इंडिया में बात करूं तो कोल इंडिया का नाम आपने सुना ही होगा, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि
इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है और सबसे ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मैकेनिकल और माइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है। देन एग्रीकल्चर सेक्टर, अब आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ये जो सेक्टर है इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे चीज़ों को अपग्रेड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी मैनुअल वर्क को मशीन के जरिए करेंगे तो वहाँ पे एक सिस्टम को डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक इक्विपमेंट को डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और दैट इज़ डेवलप्ड बाय मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये था अबाउट एग्रीकल्चर। देन उसके बाद डिज़ाइन एनालिसिस एंड सिमुलेशन। अब ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि सपोज मुझे कुछ सिस्टम डिज़ाइन करना है, हाँ, तो उस सिस्टम का अगर मैं प्रैक्टिकल मॉडल बना के स्टडी करूँगा तो समटाइम्स इट इज़ टू कॉस्टली, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है उसको सेव करने के लिए हम लोग जो है डिज़ाइन एनालिसिस और सिमुलेशन का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे मैकेनिकल टूल्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल हम लोग उस सिस्टम का एक 3D मॉडल बना लेते हैं और 3D मॉडल बना के उस पर बाउंड्री कंडीशन लगा के हम लोग उस सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये जो सिस्टम हमने बनाया है ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग उसको अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डिज़ाइन एनालिसिस एंड सिमुलेशन है ये प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। कोई भी आप अगर इनिशियल स्टेज पे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको डिज़ाइन करके एनालिसिस करके उसको चेक करने के लिए हम लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद ही जो है फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो भी सेक्टर्स हैं इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारी मशीन्स का जो है हम लोग डिज़ाइन एनालिसिस करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, और उसके बाद जो है फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रो होते जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब अगर ग्रो होगा तो अल्टीमेटली इसका भी डिमांड बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री की बात करूँ तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, मैकेनिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दिस टूल्स इज डिजाइन बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये डेटा कौन देता है, ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, उन्हें गाइड कौन करता है कि मतलब मुझे इस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए, मुझे ये फीचर इसमें चाहिए, दैट इज गिवन बाय द मैकेनिकल इंजीनियर। तो इसलिए मैकेनिकल इंजीनियर का डिमांड भी इसमें बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही है कि मैकेनिकल से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि एनसिस हो गया, ठीक है, फिर सॉलिडवर्क हो गया, इन्वेंटर है, क्लियो पैरामीटर है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑटोकैड, यूजीएमएक्स, हाइपरमेश, ठीक है। सो ये तो मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे हैं। इसके अलावा इन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, SP3D, PV लाइट, सीजर। तो सीजर जो है वो स्ट्रेस एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। फिर PV लाइट से हम लोग स्टैटिक इक्विपमेंट डिजाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो काम पहले 1 महीने में होता था वो आज 5 दिन में या 3 दिन में हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स। तो इसलिए जो है यहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनियां हैं, इन्फोसिस, गूगल, कैपजेमिनी, ठीक है, विप्रो, ये सब जो है मैकेनिकल इंजीनियर्स को हायर करती है। और एनसिस को जाहिर सी बात है वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मैकेनिकल इंजीनियर्स का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि एट दिस मोमेंट
इन करंट सिनारियो जो मैकेनिकल इंजीनियर्स की जॉब है वो काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि द रीज़न इज, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो मैं बोलूँगा पॉलिटिकल इशू, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाता है एट दैट लेवल, उसकी वजह से हमारे कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है उस पर असर पड़ता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज बने जो फॉरेन की कंपनियां हैं उन्हें अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, तो उससे क्या होगा, उससे कंपनियां इंडिया में आएगी, अपना अपना सेटअप करेगी, कोई प्लांट सेटअप करेगा, कोई कंपनी सेटअप करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन शायद ऐसा हो रहा है इस वक्त कि जो है फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। उसके लिए उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जॉब अवेलेबिलिटी इज रिड्यूस। तो यही सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स का डिमांड जो है पूरी तरह से खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा एक दूसरा रीज़न ये भी है कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, तो ये जो जितने भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या अदर देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि चीज़ों का ऑटोमेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पे जो पहले 8-10 लोग मिल के मैनुअली जो काम करते थे, अब वो काम एक रोबोट कर रहा है। एक सिस्टम डिज़ाइन कर दिया गया जिसके जरिए वो मशीन जो है वो खुद ही वो सब काम कर ले रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का। तो ये सब चीज़ें हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल है तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना स्किल बढ़ाएं। आप अगर किसी चीज़ में मास्टर हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलना ही मिलना है। जैसे अभी मैंने काफ़ी चीज़ों की बात की, कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात की, ठीक है, बहुत सारे जो मैकेनिकल टूल्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ अगर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की जाए, तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स होते हैं। तो अगर आप किसी भी स्किल में एक्सपर्ट हैं तो उससे क्या होगा, उससे आप सामने वाली कंपनी को दिखा सकते हैं कि यू नो द स्किल। ठीक है, और आपने उस पर काफ़ी प्रोजेक्ट किया है, उस पर इंटर्नशिप किया है, तो सामने वाली कंपनी को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इस बंदे को नॉलेज है और इसको जो है ले लो। तो ये चीज़ें होती है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना एक स्किल डेवलप कीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो गया या कोई मान लो मिनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आप ऐसा टॉपिक लीजिए जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले, जो इंडस्ट्री में रिक्वायर है। ठीक है, जिसकी करंट मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप उस पर काम करेंगे तो आपको जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके अलावा आप जो भी अलग अलग सोसाइटी होती है, सोसाइटी मीन्स आपने कॉलेज में देखा होगा कि एक एसएई होता है, एसएई करके एक सोसाइटी होती है। फिर उसके बाद एक बाजा करके है, वो भी एक सोसाइटी है। देन इशरे, ऐशरे, तो ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, चीज़ों को समझें कि मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली आप स्किल डेवलप करें। और जो कॉलेज लेवल पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें, स्किल सीखें, और कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेशन से आप कुछ सीखेंगे। और उन चीज़ों को आप क्या करें, आप एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं अपना, और सारी चीज़ों को मेंशन करें कि आपने क्या क्या काम किया है, ठीक है, किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है। और अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं। जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाएं, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और वो भी अच्छी जॉब। तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस यही है कि एक अच्छी लाइफ हो, ठीक है, वर्क बैलेंस हो और अच्छी खासी अर्निंग हो। ठीक है, तो अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो आपकी डिमांड तो हमेशा रहने वाली है। ठीक है, इसमें से ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो पूरी बंद हो चुकी है। ठीक है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है।
तो इसमें से ये हो सकता है कि किसी सेक्टर का डिमांड कम हो जाएगा, किसी सेक्टर का डिमांड बढ़ जाएगा, बट कोई भी सेक्टर पूरी तरह से ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद एक फार्मास्यूटिकल भी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मेडिसिन की इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें भी जो मेडिसिन बनते हैं तो मेडिसिन बनाने के लिए एक प्लांट होता है, तो उस प्लांट को बनाने के लिए भी जो है मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे बहुत सारे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखें तो मैकेनिकल इंजीनियर इज बैकबोन। तो फाइनली मैं आपको यही बोलूँगा कि प्लीज़ डेवलप योर स्किल। आप अपने आप को किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनाइए कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपकी एक पहचान हो कि हाँ यार, ये बंदा जो है ये इस सॉफ्टवेयर में मास्टर है, ये बंदा कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर है, ये बंदा नेगोशिएशन स्किल में मास्टर है, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी जो है आपके काम से होगी। तो ये था ओवरऑल अबाउट मैकेनिकल इंजीनियर्स डिमांड इन डिफरेंट सेक्टर्स। और अपने आप को अपडेट करते रहिए, नई नई चीज़ों को सीखिए, ओके। और अब क्या हो रहा है, आप चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, तो आपको अगर कोडिंग का नॉलेज है तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझें कि मार्केट में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है और आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड आप चाहिए तो आप कोडिंग भी सीख सकते हैं। तो वैसे तो मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की है, बट अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को ज़रूर लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और दूसरी चीज़, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल लेवल पे अगर आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस द थिंग्स, ओके। और आगे चल के इन सभी सेक्टर्स में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं मैं उन्हें इनवाइट करूंगा ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करें। तो कंटिन्यूअस मैं बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो अब इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर।